मैं डॉक्टर निधि ठाकुर, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना से। आज हम बात करेंगे महिलाओं से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसे कहते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। हर लड़की, हर महिला का एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसमें उन्हें एक ब्लीडिंग होती है रेगुलरली 21 से 35 दिन के इंटरवल पे। ब्लीडिंग 2 से 7 दिन तक रह सकती है। एक दिन में 3 से 4 पैड सोक हो सकते हैं और पहले 2 दिन हल्की फुल्की पेन भी रह सकती है। अगर इस पैटर्न में कोई भी चेंज या कोई वेरिएशन होता है तो उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल ब्लीडिंग। ये चेंज हो सकता है अमाउंट में, जैसे आपको ब्लीडिंग या तो बहुत ही कम हो रही है 2 दिन से भी कम, या बहुत ज़्यादा हो रही है हफ्ता 10 दिन से भी ज़्यादा, या एक दिन में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। उसे कैसे हम जज करते हैं? एक दिन में 4 पैड से भी ज़्यादा अगर सोक हो रहे हैं या क्लॉट्स आ रहे हैं, या कोई चेंज है इंटरवल में, या तो 21 दिन से पहले पीरियड्स हो रहे हैं जल्दी, या 35 दिन 40 दिन के भी बाद पीरियड्स आ रहे हैं, या 2-3 महीने बाद पीरियड्स आ रहे हैं। इसके अलावा आपका पीरियड्स तो बिल्कुल रेगुलर है बट आपको पीरियड स्टॉप होने के भी हफ्ता 10 दिन बाद थोड़ी बहुत बीच में स्पॉटिंग हो रही है, तो दैट ऑल्सो कैटेगराइजेज अंडर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। लिटरेचर में देखा गया है कि 35 to 40% महिलाओं को एबनॉर्मल ब्लीडिंग रहती है, बट हमारे एक्सपीरियंस में एवरी फीमेल वंस इन अ लाइफ टाइम सफर्स फ्रॉम दिस एबनॉर्मल ब्लीडिंग। तो क्यों ये नॉर्मल एबनॉर्मल जानना ज़रूरी है? क्या इफ़ेक्ट होता है महिलाओं के स्वास्थ्य पे इस चीज़ का? इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पहला कारण है कि अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, बार बार पीरियड्स जल्दी आएंगे, तो कमज़ोरी आ सकती है, खून की कमी हो सकती है, अनीमिया जिसे कहते हैं, ब्लड चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा है कि अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, मैरिड हैं, अभी नहीं या फ्यूचर में कोई प्रेगनेंसी का प्लान है, तो अगर पीरियड्स आपके रेगुलर नहीं है, कुछ डिस्टर्बेंस है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिससे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है, वो होता है गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स। जी हाँ, एबनॉर्मल ब्लीडिंग इन कैंसर्स का अर्ली सिम्टम हो सकता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको कोई ऐसा सिम्टम है तो एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, इसे इवैल्यूएट कराइए। तो आज हम बात करेंगे सेशन में एबनॉर्मल ब्लीडिंग के कॉजेज़ क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है और कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। कॉजेज़ की बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। एक थायराइड हम सब जानते हैं होता है, उसकी कमी से पीरियड्स में इरेगुलरिटी हो सकती है। एक प्रोलैक्टिन हार्मोन भी होता है बॉडी में, जिसके ज़्यादा होने से पीरियड में अबनॉर्मेलिटी होती है। बाकी कुछ फीमेल्स में स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH, FSH। इनमें किसी भी तरह का रेशो में इम्बैलेंस अगर है तो वो एबनॉर्मल ब्लीडिंग कराएगा। बहुत ही कॉमन एक डिजीज़ कंडीशन होती है जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ बोला जाता है। इसमें इन्हीं हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे जो ओवरी हर महीने एक एग रिलीज़ करती है वो नहीं होता, उसकी जगह छोटे छोटे पानी के छाले से पूरे ओवरी में भर जाते हैं, जिससे उसके ओवरी का साइज़ बढ़ जाता है, पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है। साथ में इसमें मेल हार्मोन्स भी फीमेल्स में ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे आपको एक्ने या फेस पे ज़्यादा हेयर्स की भी प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा कुछ भी ऐसी चीज़ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करेगी फीमेल्स के, वो एबनॉर्मल ब्लीडिंग कराएगी। जैसे अगर यूट्रस का साइज़ बढ़ गया है, या फिर बच्चादानी में कोई रसौली फाइब्रॉइड है, या जो यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग एक झिल्ली होती है उसमें अगर कोई गांठ बन गई जैसे पॉलिप कहते हैं, या सेल्स का नंबर इंक्रीज हो गया जैसे हाइपरप्लेजिया कहते हैं, तो ये सब कॉज भी होते हैं एबनॉर्मल ब्लीडिंग के। इसके अलावा अगर और कॉजेज़ देखें तो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें खून में वो क्षमता नहीं होती कि वो क्लॉट हो पाए, रुक पाए। स्पेशली यंग फीमेल्स में ये प्रॉब्लम देखी गई है, जैसे कि लुकीमिया, या फिर अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, कार्डियक सर्जरी जिसमें आप ब्लड थिनर्स पे हैं, तो उनमें भी ये फीमेल्स में प्रॉब्लम रहेगी। किसी तरह का आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इन्फेक्शन है तो ये आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी। और जैसे मैंने पहले ही बात की, गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स, अगर आपको ओवरी का, यूट्रस का या बच्चादानी के मुंह का कहीं का भी कैंसर है तो अर्ली सिम्टम उसका एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, इट विल डिपेंड ऑन कि आपकी एज क्या है, आपका कॉज क्या है एबनॉर्मल ब्लीडिंग का, और आपके प्लान्स क्या हैं फर्टिलिटी के। आपके फैमिली कंप्लीटेड है या आप इनफर्टिलिटी से डील कर रहे हैं। तो जब भी आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, कंसल्ट करेंगे, आपको कुछ ब्लड टेस्ट बोले जाएंगे हार्मोन्स के लिए, हीमोग्लोबिन चेक किया जाएगा, एक पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाएगा जिसमें देखा जाएगा आपका यूट्रस का साइज़ तो नहीं बढ़ा हुआ, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, एक पैप टेस्ट लिया जाएगा जिसका कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसके अलावा आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा जिसमें सब हर तरह का सिस्ट, पॉलिप, हाइपरप्लेजिया पता चल जाता है। और अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं या डॉक्टर को लगता है
कि कोई रिस्क फैक्टर है जिससे आपको कैंसर हो सकता है, जैसे 45 ईयर्स से एज आपकी ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, अल्ट्रासाउंड पे कुछ एबनॉर्मेलिटी है, तो एक बायोप्सी भी आपकी की जाएगी। ट्रीटमेंट में होता है एक मेडिकल या मेडिसिन से या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट। पहले हमारा एम होता है कि ब्लीडिंग जो ज़्यादा एक्सेस है उसे कंट्रोल करें ताकि एनीमिया ना हो जाए। इसके लिए नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट होती है। हार्मोनल ट्रीटमेंट होती है जिसे हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर आमतौर पे गर्भ निरोधक गोलियां बोलते हैं। उनका गर्भ निरोधक का काम सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव ही नहीं, ये हार्मोनल थेरेपी की तरह भी यूज़ किए जा सकते हैं। ये वही हार्मोन्स होते हैं जो हमारी फीमेल्स में भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। होता क्या, जब आप बाहर से हार्मोन्स दोगे तो आपके अंदर के हार्मोन्स बिल्कुल लो लेवल पे आ जाएंगे और एक तरह से रीसेट हो जाएंगे। तो ये 3 to 6 मंथ्स का कोर्स करने से आपकी जो हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ हैं वो बैलेंस हो जाती हैं। सर्जिकल कॉज में अगर आपको जो भी रसौली है, फाइब्रॉयड है, उनको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। लास्ट ऑप्शन है कि अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही ख़राब हो रही है पीरियड्स की प्रॉब्लम से, कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही है, आपकी फैमिली कंप्लीट है, आप जॉब मिस कर रहे हैं ड्यू टू दिस पीरियड्स प्रॉब्लम, घर पे काम नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे, तो यूट्रस रिमूव भी किया जा सकता है जिसे हम हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं। अब बात करें कि इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। कॉजेज़ तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग के नहीं 100% प्रिवेंट किए जा सकते, बट रिस्क फैक्टर्स जो ये कॉज करता है उनसे हम बच सकते हैं। पहले तो जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या एबनॉर्मल है, तो उसके लिए मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करना होता है। आजकल बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं एंड्रॉयड, आईफोन पे, जो आपको खुद ही अलर्ट कर देंगे जब आप उसमें अपने पीरियड्स की डेट, ड्यूरेशन सब मेंशन करोगे रेगुलरली, तो जब भी कुछ एबनॉर्मेलिटी होगी दे विल अलर्ट यू। बाकी आप कैलेंडर खुद डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं ताकि आप डॉक्टर के पास भी जाएँ तो एक उनको मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री बता सकें कि पहले आपका ये पैटर्न था, अब ये आपको चेंज देखने में मिल रहा है। सेकेंड इज़ अपना वेट कंट्रोल रखना, फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हार्मोन्स की मैंने बात की, ईस्ट्रोजन, वो एक ओवरी के साथ साथ फैट सेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप में फैट ज़्यादा है, ईस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, यूट्रस का साइज भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, सेल्स की ज़्यादा डिवीजन होगी, तो जो एंडोमेट्रियम झिल्ली होती है यूट्रस के अंदर वाली, उसमें हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, पॉलिप बन सकता है। तो आप जेनेटिक्स तो नहीं, एटलीस्ट अपना वेट कंट्रोल करके इस चीज़ से बच सकते हैं। तीसरा इस हार्मोनल थेरेपी को प्रॉपरली नहीं यूज़ करना। बहुत लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेते हैं, स्पेशली अनमैरिड फीमेल्स की, ये तो हमें नीड नहीं है, ये तो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं। बट मैंने पहले भी क्लियर किया है कि यही हार्मोनल थेरेपी होती है जो हम गायनेकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। तो इससे आपका रीसेट होते हैं हार्मोन्स, बट इनको लेने का एक तरीका होता है साइक्लिकल मैनर में, जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया है 21 या 24 दिन के साइकिल में। अगर आप उन्हें प्रॉपरली ऐसे नहीं लेंगे, बीच में अपनी मर्जी से छोड़ देंगे या मिस करेंगे डोजेस, तो आपको ये ब्लीडिंग होगी। आज के सेशन आई होप हेल्पफुल रहा होगा। आप अब आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या अब नॉर्मल है, क्या नॉर्मल है, और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करेंगे। थैंक यू।